तो आज हम देख रहे हैं कि वाउचर एरिया में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वाउचर एरिया में कौन कौन से आए हैं। सेक्स ऑर्गन्स आए हैं, वाउचर एरिया की सेक्स ऑर्गन के बारे में लिखने को आया है 2018 में। सिंजूस्पोर्स 2015 और 2018 में दोनों में आया है सिंजूस्पोर्स के बारे में लिखने को। गोंग रोसीरा स्टेज जो है गोंग रोसीरा स्टेज के बारे में आया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आया है लिखने को। लाइफ साइकिल आई है वाउचर एरिया की लाइफ साइकिल आई है और इसका डायग्राम बनाने को आया है थैलस का सेक्स ऑर्गन सहित। तो ये सब जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जो पेपर में आते हैं इम्पोर्टेंट है और पेपर में आते हैं। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ वाउचर एरिया। इसमें दो वैज्ञानिक हैं, बाई फ्रिच जिन्होंने 1935 में दिया था क्लासिफिकेशन, और बाई स्मिथ ने 1938 में क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने इसको रखा था क्लास क्लोरोफाइसी में, जबकि स्मिथ ने रखा था जैंथोफाइसी क्लास में वाउचर एरिया को रखा था। तो फ्रिच इसका देख लेते हैं। फ्रिच इसमें जो क्लास क्लोरोफाइसी में रखा था, इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए थे, जैसे कि फिलामेंटस जो वाउचर एरिया होता है वो फिलामेंटस होता है, ये उन्होंने बताया, इस कारण रखा। साइफोनोसियस थैलस होता है इसका। साइफोनोसियस थैलस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो वैक्यूल होती है, जो साइफन लाइक मतलब वैक्यूल जो होती है वो एक लंबी काफ़ी बड़ी वैक्यूल होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है सिंजूस्पोर द्वारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस द्वारा पाया जाता है। तो इस प्रकार इन्होंने इन करेक्टर्स के आधार पर इसको क्लोरोफाइसी के अंतर्गत रखा फ्रिचिस ने, जबकि स्मिथ ने जैंथोफाइसी के अंतर्गत रखा। जैंथोफाइसी में के अंतर्गत जो करेक्टरिस्टिक्स उन्होंने देखे थे वो है क्लोरोफिल ई पाया जाता है इसमें, और साइफोनिन नहीं पाया जाता है, साइफोनोजैंथिन और जूस्पोर में नहीं पाया जाता है, ठीक है, और अनइक्वल फ्लैजिला एंथेरोजाइट्स में पाया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं वाउचर एरिया डिफरेंस विद क्लोरोफाइसी। तो वाउचर एरिया जो है वो क्लोरोफाइसी से कैसे डिफरेंस है, किन किन बातों में डिफरेंस है। एक तो सेलुलोजिक सेल वाल नहीं पाई जाती है, सेल वाल नहीं पाई जाती है, क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता है, और पाइरिनोइड, ये तीन चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं वाउचर एरिया में। सेलुलोजिक सेल वाल, क्लोरोफाइल बी और पाइरिनोइड। और पाया जाता है रिजर्व फूड जो है ऑयल के रूप में पाया जाता है, जबकि अगर क्लोरोफाइसी में रखेंगे तो क्लोरोफाइसी में स्टार्च के रूप में होना चाहिए, जबकि इसमें पाया जाता है ऑयल के रूप में रिजर्व फूड पाया जाता है। अनइक्वल लेंथ ऑफ फ्लैजिला सिंजूस्पोर में पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन में क्लास जो है इसकी जैंथोफाइसी है, ऑर्डर हेटेरोसिफोनाइल्स है, और फैमिली वाउचेरिएसी है, ठीक है। स्पीसीज जो बर्ड में पाई जाती हैं वो है 54 बर्ड में पाई जाती हैं, और उसमें से 19 जो है वो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। जनरल फीचर्स इसके क्या क्या हैं कि ये जो होता है ये ब्रांच्ड होता है और ये सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं और किसी भी न्यूक्लियस के बीच में सेप्टा नहीं होती हैं, तो ऐसी कंडीशन को सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। तो ये ब्रांच्ड होते हैं और सिनोसिटिक होते हैं, तथा साइफोनोसियस एल्गा होती हैं। साइफोनोसियस एल्गा होती हैं, अर्थात इस टाइप के होते हैं कि इसमें जो वैक्यूल एक लंबी वैक्यूल पाई जाती है, इस तरह के होते हैं, और इसमें बीच में जो साइटोप्लाज्म होता है जो किनारे किनारे पर होता है, जिस कारण क्या है कि इसमें बीच में एक साइफिनिस या वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसे साइफिनिस एल्गी कहते हैं। ब्रांच्ड होती हैं, सिनोसिटिक होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं वो उनके बीच में सेप्टा नहीं होता है, साइफिनिस एल्गी होती हैं। मोस्ट स्पीसीज अधिकतर स्पीसीज कैसी होती हैं, फ्रेश वाटर होती हैं, अधिकतर स्पीसीज फ्रेश वाटर होती हैं, और कुछ और या फिर टेरेस्ट्रियल होती हैं। कुछ होती हैं जो मैराइन होती हैं, जैसे कि वाउचेरिया पिलोबोलॉइड्स, ठीक है। वाउचेरिया एम्फीबिया जो होते हैं एम्फीबियस नेचर की होती है। वाउचेरिया जॉनेसी जो होती है वो स्नो पर पाया जाता है, स्नो में बर्फ़ पे जो पाया जाता है वो वाउचेरिया जॉनेसी पाया जाता है, ठीक है। और वाउचेरिया स्यूडो
हेमाटा, स्यूडो हेमाटा जो होता है इनका फिलामेंट सेप्टेट होता है। वैसे जनरली सेप्टेट नहीं होता है, लेकिन इसमें स्यूडो हेमाटा में सेप्टेट फिलामेंट पाया जाता है। ठीक है, फिलामेंट वाल जो होती है वो थिन होती है, इनकी फिलामेंट वाल थिन होती है। बाहर की साइड में पैक्टिन का बना हुआ होता है, पैक्टिक होता है, और अंदर वाला जो साइड होता है इसका वाल का अंदर वाले जो साइड होता है वो सेलुलोज का बना होता है, और बाहर की तरफ पैक्टिन का बना होता है। वेल डेवलप्ड साइफन लाइक होलो ट्यूब सेल, जो मैंने बताया था ये होलो ट्यूब है। वेल डेवलप्ड साइफन लाइक या होलो ट्यूब होता है सेंट्रल वैक्यूल, जिसे हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं विद इन फिलामेंट, फिलामेंट के अंदर सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, इसे हम साइफिनिसिस एल्गी कहते हैं। एकाइनिड्स में क्या होता है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। एकाइनिड्स जो बनते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, और इनमें जिलेटिनस वाल द्वारा फिलामेंट डिवाइड हो जाता है। तो ये फिलामेंट जो होता है इनके बीच बीच में यहाँ पर जिलेटिनस वाल बन जाती हैं। ठीक है, तो ये जिलेटिनस वाल बन जाती हैं बीच बीच में। कौन सी? जिलेटिनस वाल, जिलेटिनस वाल बन जाती हैं, जिसके कारण ये फिलामेंट डिवाइड हो जाता है। और प्रत्येक खंड में को हम एकाइनीट कहते हैं, प्रत्येक खंड को एकाइनीट कह सकते हैं, सिस्ट कह सकते हैं, या हिप्नोस्पोर्स कह सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म में ऑयल ड्रॉपलेट बनने लगती हैं। अब इसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट बनने लगती हैं। यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट में ऑयल ड्रॉपलेट बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बाद प्रोटोप्लास्ट जो है वो यूनिन्यूक्लिएट अमीबॉइड सेगमेंट में विभाजित हो जाता है। किस में विभाजित हो जाता है? यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक न्यूक्लियस बनता है, यूनिन्यूक्लिएट अमीबॉइड, जिसका कोई आकार नहीं होता, सेगमेंट, यूनिन्यूक्लिएट अमीबॉइड सेगमेंट में विभाजित हो जाता है प्रोटोप्लास्ट। इसके बाद इसमें जो पार्श्व दीवार है, मतलब लेटल साइड है, लेटल साइड में एक छिद्र होता है, ये है छिद्र है, ये लेटल साइड में एक छिद्र होता है। छिद्र के माध्यम से ये यूनिन्यूक्लिएट अमीबॉइड सेगमेंट बाहर की तरफ निकल आता है, बाहर की तरफ आ जाते हैं। और ये स्टेज कैसी हमें मालूम पड़ती है? ये स्टेज मालूम पड़ती है गोंगरोसिया जैसी स्टेज मालूम पड़ती है, इसलिए इस स्टेज को हम कहते हैं गोंगरोसिया स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार गोंगरोसिया स्टेज पर अगर आता है तो ये एकाइनिड्स बारे में ही बताना पड़ेगा कि इसमें लेटल साइड में एक छिद्र होता है, उस छिद्र के माध्यम से लेटल वाल से ये बाहर की तरफ यूनिन्यूक्लिएट अमीबॉइड सेगमेंट बाहर की तरफ आ जाता है। इस स्टेज को हम गोंगरोसीरा स्टेज कहते हैं। प्रत्येक अमीबॉइड मास जो होता है उससे नए थैलस का निर्माण होता है। इस वैक्यूल के अंदर सेल शेप पाया जाता है, और सेल शेप में लिपिड्स होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, और डीजेनरेटिंग क्लोरोप्लास्ट होता है। तो तीन चीज़ें होती हैं वैक्यूल के अंदर, सेल शेप, और जो सेंटर में होता है वैक्यूल उसमें सेल शेप होता है, लिपिड्स होते हैं, सेल शेप होता है, और सेल शेप में लिपिड्स, क्रिस्टल और डीजेनरेटिंग क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है सेंट्रल वैक्यूल में। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट जो होता है, जो चारों तरफ प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें केंद्र की ओर तो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें बनाया है, केंद्र की तरफ न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ब्लैक कलर से बनाया गया, और क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो परिधि की ओर होते हैं, जैसे ब्लू कलर से बनाया गया है, डिस्क्वाइड क्रोमेटोफोर्स होते हैं और परिधि की ओर होते हैं। रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि फ्रेगमेंटेशन या खंडन जिसे कहते हैं, खंडन मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़े से नए जीव का जन्म होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर द्वारा, एप्लेनोस्पोर द्वारा, एकाइनिट द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस द्वारा होता है। ठीक है, और कुछ समय पश्चात पानी में तैरने लगते हैं और 15 मिनट तक ये पानी में तैरते रहते हैं। पानी में तैरने के बाद 15 मिनट तक पानी में तैरने के बाद इनमें से फ्लैजिला जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, और ये डी फ्लैजिलेटेड हो जाते हैं। डीफ्लैजिलेटेड अर्थात इनमें फ्लैजिला अब नहीं पाया जाता है। सिंजूस्पोर में से फ्लैजिला अलग हो जाते हैं और बिना फ्लैजिला वाले जूस्पोर बन जाते हैं, डीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर बन जाते हैं। अब ये डीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर जो हैं, इनसे एक थिन वाल सिक्रीट होती है। थिन वाल
का सिक्रीशन होता है और इसके चारों तरफ एक थिन वॉल बन जाती है और यहाँ से फिर कुछ समय पश्चात आउटग्रोथ निकलती है जिसको जो होल्ड फास्ट की तरह काम करती है और सबस्ट्रेटम से किसी पत्थर या किसी से सबस्ट्रेटम से पर जाकर अटैच हो जाती है और ये अटैच होने के बाद सबस्ट्रेटम से अटैच होने के बाद इस नया थैलस का नया फिलामेंट का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार जिम्नोस्पोर की स्पोर से नए थैलस का निर्माण होता है। इसके बाद दूसरा आता है एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर जो है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक स्पीसीज में पाए जाते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं, अर्थात ये विपरीत परिस्थितियों में एप्लेनोस्पोर बनते हैं। एप्लेनोस्पोर जो होते हैं अगर जिम्नोस्पोर की तरह ही ये इनका डेवलपमेंट होता है। पहले क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर टिप हो जाता है, उसके बाद वो सेप्टा द्वारा अलग हो जाता है। उसका जो क्लब शेप टिप है वो सेप्टा द्वारा अलग हो जाती है मेन फिलामेंट से और उसमें जो साइटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लास्ट है, उससे एप्लेनोस्पोर का निर्माण होने लगता है। एप्लेनोस्पोर जब फ्री हो जाते हैं तो फिर फेवरेबल कंडीशन आने पर ये जर्मिनेट कर जाते हैं एप्लेनोस्पोर और प्रत्येक एप्लेनोस्पोर से नए थैलस का निर्माण हो जाता है। अगर एप्लेनोस्पोर एक नहीं है, कई सारे हैं, कई सारे में डिवाइड हो चुका है तो उन्हें कहते हैं माइक्रो एप्लेनोस्पोर भी कहते हैं। अब माइक्रो एप्लेनोस्पोर हो या केवल एक एप्लेनोस्पोर हो, इससे नए थैलस का निर्माण फेवरेबल कंडीशन में ही होता है। ठीक है, तो एप्लेनोस्पोर जहाँ बनते हैं उस प्रकार की क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर को एप्लेनोस्पोरेंजिया कहते हैं और इसके अंदर एप्लेनोस्पोर का निर्माण होता है। जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर बनते हैं जिन्हें जिम्नोस्पोर कहते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पोर कहते हैं। ये मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं। जिम्नोस्पोर कैसे होते हैं? मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनमें बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई इनके अंदर पाए जाते हैं। फिलामेंट के टिप पर क्लब शेप्ड स्पोरेंजिया बनती हैं। ये स्पोरेंजिया जो है ये क्लब शेप्ड फिलामेंट के टिप पर, फिलामेंट की टिप जो तो फूलने लगती है और क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बनने लगता है और ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर मेन फिलामेंट से अलग हो जाता है सेप्टा द्वारा इसमें अलग हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब सेप्टा बन जाता है तो सेप्टा बनने के बाद ये ग्रीन कलर का हो जाता है। कैसे रंग का हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है और फिर धीरे धीरे इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो सिकुड़ने लगता है, श्रिंक होने लगता है और श्रिंक होकर ऊपर की तरफ ये बाहर की तरफ निकलने लगता है। सेप्टा फॉर्मेशन हो जाती है, ग्रीन हो जाता है, सेप्टा फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद न्यूक्लियस जो होते हैं बाहर की तरफ आ जाते हैं और बाहर के आने के बाद फिर जिम्नोस्पोर का निर्माण होता है। जिम्नोस्पोर में बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, न्यूक्लियाइज होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। इसके बाद इसमें थोड़ा रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म थोड़ा श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होने से क्या होता है कि बीच में वैक्यूल बन जाती है। श्रिंक हो जाता है प्रोटोप्लाज्म तो वैक्यूल बन जाती है और वैक्यूल बनने से जो बीच में वैक्यूल बनती है इसको सेंटर वैक्यूल कहते हैं। न्यूक्लियाई जो है वो पेरीफेरी पर बाहर की साइड में इस अरेंज होने लगते हैं और क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो सेंटर में वैक्यूल के चारों तरफ सेंटर में अरेंज होने लगते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों के बाहर प्रत्येक न्यूक्लियस के सामने फ्लैजिला पाया जाता है। इसमें जो अरेंजमेंट होता है न्यूक्लियस के बाहर की साइड में न्यूक्लियस के सामने की तरफ फ्लैजिला पाए जाते हैं और ये फ्लैजिला कैसे होते हैं? अनइक्वल लेंथ के होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा होता है। अनइक्वल लेंथ वाले फ्लैजिला होते हैं और प्रत्येक न्यूक्लियस के सामने पाए जाते हैं। इस प्रकार बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं और बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड या मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है। न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ मतलब परिधि की तरफ चले जाते हैं, परिधि की ओर चले जाते हैं और क्रोमेटोफोर केंद्र की ओर चले जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है जिसके कारण वैक्यूल बन जाती है, अनइक्वल लेंथ वाले फ्लैजिला बनते हैं, न्यूक्लियाई के सामने फ्लैजिला स्थित रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्लब जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट का क्लब शेप बनता है। क्लब शेप होने के बाद सेप्टा मेन ब्रांच से अलग हो जाता है सेप्टा द्वारा। उसके बाद सारा साइटोप्लाज्म जो वो एकत्र होकर एक जगह श्रिंक होकर जो जिम्नोस्पोर बनाता है। जिम्नोस्पोर में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, फ्लैजिला होते हैं। न्यूक्लियाई पेरीफेरी पर परिधि पर एकत्र हो जाने लगते हैं और क्रोमेटोफोर सेंटर में वैक्यूल के चारों तरफ एकत्र होने लगते हैं। कि इसमें ऊगेमस टाइप का होता है, ऊगेमस टाइप का। ठीक है, तो ऊगेमस टाइप में क्या होता है कि इसमें
एंथीरिडिया और उगोनियम और आंथीरिडिया पाए जाते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन तो उगोनियम कहलाता है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडियम कहलाता है। अधिकतर ये मोनोसियस स्पीसीज में होते हैं, कुछ डायोसियस स्पीसीज भी हैं जैसे कि बाउचेरिया, डिस्कोटोमा और लिटोरिया। सही है, ये दो हैं, ये स्पीसीज हैं, ये डायोसियस स्पीसीज हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाकी सारी मोनोसियस स्पीसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। डैम्प सॉइल या क्विट वाटर में पाए जाने वाले फिलामेंट में ही सेक्स ऑर्गन का निर्माण होता है। होमोथैलिक स्पीसीज के आसपास ये अब पास उगते हैं, होमोथैलिक स्पीसीज जो है वो पास उगते हैं। इनमें सेक्स ऑर्गन जो है वो या तो वो मोस्टली स्टाक्ड होता है। कुछ हैं जैसे कि बी सेसिलिस, इनमें सेसाइल सेक्स ऑर्गन होता है, बाकी सभी में स्टाक्ड होता है, मतलब इसमें नीचे की तरफ स्टाक पाया जाता है। बी जर्मिनेट में जो होता है उनमें एंथीरिडियम स्टाक्ड होता है। बी जर्मिनेट में एंथीरिडियम स्टाक्ड होता है और 3 से 4 उगोनियम द्वारा घिरा रहता है।